स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज के इस सेशन में आगे बढ़े उससे पहले कुछ बेसिक सी बातें जान लेते हैं तो दैट इस सेशन में समझ पाएंगे कि ट्रंप और एलन मस्क क्यों एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। अभी तो शपथ भी नहीं ली है, उससे पहले ही बवाल क्यों मचा है। हमारे कहते हैं ना, अभी गांव बसा नहीं उससे पहले झगड़े शुरू हो गए हैं। तो कहानी क्या है उसको थोड़ा सा समझें, उससे पहले जान लीजिए कि ट्रंप जब इलेक्शन में गए थे तब उनका कहना था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसको उन्होंने नाम दिया मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और ये कब होगा? जब अमेरिकन्स को ही नौकरी दी जाएगी अमेरिकन्स के द्वारा, यानी कि हायर किया जाए अमेरिकन्स को अमेरिकन्स के ही द्वारा, तब जाकर अमेरिका ग्रेट बनेगा। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी बाधा बना H-1B वीजा। अब ये क्या है? अमेरिका हर साल लगभग 65,000 से 85,000 के बीच में स्किल्ड लेबर को अपने यहां 3 साल तक काम करने की परमिशन देता है। इसी परमिशन को जिस वीजा के नाम पर दिया जाता है उसे H-1B वीजा कहते हैं। थोड़ा आसान करते हैं, ऐसे समझिए कि अगर आप किसी के घर में एंट्री करते हैं तो डोरबेल बजाकर पूछते हैं कि मैं आपके घर में आ सकता हूं। यह परमिशन जब आप किसी देश में जाते हैं तो इसे ही वीजा कहा जाता है। अगर आपको किसी देश में जाना है तो वहां की एम्बेसी जो आप ही के देश में बनी हुई है, जैसे दिल्ली में इस समय अमेरिकी एम्बेसी बनी हुई है, आप वहां से परमिशन लेते हैं कि क्या मैं आपके देश में जा सकता हूं। इस परमिशन को अलग अलग पर्पसेस के लिए दिया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि आप जाना क्यों चाहते हैं। आप काम करने जाना चाहते हैं, आप रहने जाना चाहते हैं, टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं, किस लिए जाना चाहते हैं। तो दो आप सीधे सीधे आंसर दे पाते हैं कि मैं परमानेंटली वहीं रहने जाना चाहता हूं। इस परमिशन को कहा जाता है इमिग्रेंट परमिशन, यानी कि आप अप्रवासी बनकर जाना चाहते हैं, अपने देश को छोड़कर वहीं पर हमेशा रहेंगे। अक्सर इन लोगों को परमिशन नहीं दी जाती। अमेरिका किसी भी बाहर वाले व्यक्ति को एंटरटेन नहीं करता। लेकिन जब आप यह कहते हैं कि मैं वहां घूमने जाना चाहता हूं तो इसे आप नॉन इमिग्रेंट कहते हैं, गैर अप्रवासी। और इन गैर अप्रवासियों को अलग अलग प्रकार की समय सीमा के साथ परमिशंस दी जाती हैं। आप 10 दिन घूमने जा रहे हैं, महीने भर, साल भर, क्या प्रक्रिया है, क्यों जा रहे हैं, उस आधार पर परमिशन दी जाती है। ऐसे में ही अमेरिका में काम करने की परमिशन मिलती है H-1B वीजा के तहत, जिसमें गैर अप्रवासी यानी कि नॉन इमिग्रेंट रूप से जाने वाले लोग जो स्किल्ड हैं उन्हें एक बार में 3 साल तक वहां काम करने की परमिशन होती है। वो ना केवल खुद काम कर सकते हैं बल्कि अपने साथ अपने परिवार को ले जा सकते हैं और अपने परिवार जनों को भी वहां पर काम करवा सकते हैं। यानी परिवार के साथ जाने की इजाजत, एक साथ सामूहिक रूप से मिलने वाली परमिशन H-1B वीजा कहलाती है। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, यह शुरू में ही क्यों बता दिया गया? यह इसलिए क्योंकि इसी H-1B वीजा के चक्कर में ये दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं। तो इन दोनों का झगड़ना बड़ी न्यूज क्यों है? इसके पीछे का कारण समझिए कि आज अगर ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तो उसमें एलन मस्क का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्या कंट्रीब्यूशन है? एलन मस्क ने ट्रंप के लिए ही पूरे ट्विटर को खरीद डाला। पूरा ट्विटर खरीदने वाले इसलिए बने क्योंकि ट्विटर ने कभी ट्रंप को हटा दिया था। इससे इन्हें घनघोर बेइज्जती फील हुई। इन्होंने ट्विटर खरीदा और खरीदकर ट्रंप को वापस ट्विटर पर लाने का काम किया। तो एक प्रकार से ये ट्रंप के गहरे विश्वस्त आदमी हैं, नंबर एक। नंबर दूसरा, पूरे इलेक्शन में जहां ट्रंप के खिलाफ हर बुद्धिजीवी खड़ा था, जिसमें से बड़ी बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां ट्रंप की खिलाफत कर रही थी, एलन मस्क जिन्हें लोग एलियन मानते हैं कि भाई इसमें इतना टैलेंट कहां से कि ये कार भी चला रहा है तो स्पेस एक्स भी चला रहा है, इन्होंने अपनी तरफ से इनका खुलेआम समर्थन किया। ना केवल समर्थन किया बल्कि इलेक्शंस में लगभग 2000 करोड़ से ऊपर डायरेक्ट फंडिंग दी। इस प्रकार से इनका जो कंट्रीब्यूशन था उससे पढ़े लिखे लोगों को इन पर विश्वास हुआ और इस विश्वास के चलते ये चुनाव जीतने में कामयाब हुए। लेकिन इस H-1B वीजा ने इन दोनों में रार पैदा कर दी है। ये रार इन दोनों की सुर्खी बन चुकी है। फिलहाल हेडलाइंस में इसी की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन असल में H-1B वीजा को लेकर के तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स आपस में लड़ रहे थे। जब चुनाव हो रहे थे तब एक तरफ कमला हैरिस और दूसरी तरफ ट्रंप अपने अपने उम्मीदवारों को यही तो कह रहे थे
ट्रंप कह रहे थे कि मैं अमेरिका को ही ग्रेट बनाऊंगा, तो कमला हैरिस कहती थी कि मैं बाहर से आने वाले लोगों की समझाइश करती हूं, मैं उनकी सिफारिश करती हूं। तो ऐसे में मुसीबत क्या है कि क्या कमला हैरिस के पक्ष में ट्रंप जाने वाले हैं? क्या कमला हैरिस जो कहती थी ट्रंप को देर से समझ में आया है क्या? क्योंकि एलन मस्क ने तो कुछ ऐसा ही कहा है जो कि कमला हैरिस कहती थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो ट्रंप कभी इमिग्रेंट्स को लेकर इतने सख्त थे कि वो लोगों से कहते थे कि मैं एक बार सत्ता में आ जाऊं, मैं किसी भी प्रकार से इमिग्रेंट्स को नहीं आने दूंगा। एलन मस्क जो उनके चुनाव प्रचार में साथ थे, आज ट्रंप जीत तो गए हैं, लेकिन जीतने के बाद उस H-1B वीजा का क्या करेंगे, जिसके लिए हमने सेशन की शुरुआत में ही जब ट्रंप जीते थे तभी बताया था कि ट्रंप की बड़ी मुसीबत बनने वाला है H-1B वीजा, क्योंकि अमेरिका के अंदर इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर बड़ा बवाल है। ट्रंप हमेशा इसकी खिलाफत करते रहे हैं। उनका हमेशा से कहना रहा है कि हे मोदी जी, आपके देश से H-1B वीजा लगभग 70% लोग प्राप्त करते हैं। अगर 10 में से 10 लोगों को अगर H-1B वीजा मिल रहा होता है तो 7 उसमें से भारतीय होते हैं। और ट्रंप ऐसे में भारतीयों के टैलेंट से चिढ़े हुए अमेरिकन की आवाज बने और उन्होंने उस आवाज से ही चुनाव में वोट प्राप्त किए और वोट प्राप्त करके उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए ही संघर्ष कर रहा हूं। तो क्या अब ट्रंप इस H-1B वीजा को रोक देंगे, जिसके चलते भारत से जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या स्किल्ड जो हमारे यहां के टैलेंटेड लोग हैं वो अमेरिका नहीं जा पाएंगे? ये ही बड़ा सवाल है। लेकिन इस बात को लेकर फिलहाल बटे हुए दोनों कलाकार आज के सेशन का हमारा मेन मुद्दा है। मैं 2020 का भी इनका पुराना कार्यकाल याद दिलाऊं, जिस समय डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना काल के जस्ट बाद भी H-1B वीजा को रोकने का प्रस्ताव पास किया था और कहा था कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। कोरोना काल में अमेरिकन इकोनॉमी ऑलरेडी परेशान है, तो क्यों किसी बाहर के लोग को आके पैसे कमाने दिया जाए, उन्हें सीधा माफ कर दिया जाना चाहिए। मैं खुद अपने स्तर पर ही यह काम करने को तैयार हूं, इंडियंस की जगह अमेरिकन को ही काम करने दिया जाए। तो जब ये दोबारा चुनाव जीतकर आए हैं तो क्या ऐसे में H-1B वीजा को ये रद्द कर देंगे? और ऐसे में जब एलन मस्क इसके खिलाफ खड़े हो तो क्या ये इनके लिए आसान होगा? इसी बारे में आज की जानकारी है। तो अब ये बात निकल कर कहां से आई, ये दोनों लोग एक दूसरे का आमना सामना कहां से करने लगे, इसकी शुरुआत करते हैं। साथियों, इन्हें पहचानिए, ये भारतीय मूल के चेन्नई से पढ़े हुए रामाकृष्णन हैं। आप फिलहाल ट्रंप की कैबिनेट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। ट्रंप की जो न्यू कैबिनेट बन रही है उसमें एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एडवाइस देंगे श्रीराम कृष्णन। श्रीराम कृष्णन जो कि चेन्नई के, और इनके ऊपर मैंने सेशन भी किया था जब इनको एआई में सलाहकार बनाया गया था, तो 6 दिन पहले मैंने अपनी पाठशाला पर सेशन के दौरान कहा था कि एक भारतीय को जो भारतीय मूल का अब अमेरिकी नागरिक बन चुका है, उसे अमेरिका में एक ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। मैं थोड़ा सा रामाकृष्णन के बारे में बता देता हूं, क्योंकि असल में सारी लड़ाई इनकी नियुक्ति के बाद ही शुरू हुई है, जो इस समय ट्रंप और एलन मस्क एक दूसरे के सामने आए हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि 21 साल के रामाकृष्णन जब वो 21 साल के थे, चेन्नई से वो अमेरिका पहुंचे थे। चेन्नई से पढ़ाई करके जब वो वहां पहुंचे तो वहां जाकर के उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया, ट्विटर में काम किया और अमेरिकी सिटीजन बनकर फिलहाल एक वेंचर कैपिटलिस्ट बनकर, अमेरिकी नागरिक बनकर रह रहे हैं। और वो इस समय ट्रंप की कैबिनेट को सलाह देने वाले हैं, या कहिए तो ट्रंप को सलाह देने वाले हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रंप को क्या नीतियां अपनानी चाहिए। साथ ही साथ वो ये सलाह भी देंगे कि जो विदेशी कामगार आ रहे हैं उनके विषय पर ट्रंप को क्या थॉट रखनी चाहिए। यह बात बताने की जो जिम्मेदारी है ये रामाकृष्णन की है। ठीक है साहब। अब इनकी नियुक्ति के बाद अमेरिका में बैकलैशेस शुरू हुए, मतलब चर्चाएं होना शुरू हुई कि भाई क्या इन्हीं इंडियंस के लिए हमने ट्रंप को वोट दिया था? डिड यू वोट फॉर दिस इंडियन टू रन अमेरिका? ऐसा कहकर श्री रामाकृष्णन के खिलाफ ट्रंप के समर्थक कूद पड़े कि भाई ट्रंप, आप इन्हें अपना एडवाइजर बनाएंगे जो कि खुद कहते रहे हैं कि विदेशियों को अमेरिका आने देना चाहिए।
H1B वीजा का जो व्यक्ति समर्थक रहा हो उसे आप अपना एडवाइजर बनाएंगे, तो यह कैसे संभव है कि अमेरिका में ट्रंप फिर से अमेरिका ग्रेट बना पाएंगे? कहां से शुरू हुई कहानी, तो आइए ट्वीट से देखते हैं। असल मायने में क्या है कि अमेरिका की जनता ट्विटर पर बहुत सीरियस है, भारत के लोग भी ट्विटर पर बहुत सीरियस होने लगे हैं। ऐसे में हम भी अपना एक सीरियस अकाउंट अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट बना के चल रहे हैं, आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक भी हम कमेंट बॉक्स में डलवा देंगे आज। फिलहाल के लिए सुनते हैं। तो हुआ ये कि विवेक, ये क्या बता, रामाकृष्णन जो है, इनकी तस्वीर लगाकर लोग पूछने लगे कि हां भाई, क्या आपने अमेरिका में इस इंडियन के लिए वोट दिया था ट्रंप को? पहला सवाल उठा। इसी सवाल में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनका नाम है लॉला लूमर, ये जो लॉरा लूमर हैं, ये ट्रंप की घनघोर समर्थक रही हैं इलेक्शंस के दौरान। इनका लगभग ट्विटर पर 1.5 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स हैं अमेरिका में। इन्होंने ट्रंप को भाई खींच दिया बुरी तरह से। क्या खींचा? इन्होंने कहा कि मैं डीपली डिस्टर्ब्ड हूं अपॉइंटमेंट देखकर। किसका? श्री राम कृष्णन का। 24 दिसंबर की यह बात है, क्योंकि वो अब सीनियर पॉलिसी एडवाइजर बनने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज के अंदर। मैं इससे डीपली डिस्टर्ब्ड हूं। यह अपने आप में एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि ऐसे लोग इस समय ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ रहे हैं जो ट्रंप के अमेरिकी फर्स्ट नीति के सख्त खिलाफत करते हैं। मतलब इन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को ट्रंप अपने साथ ले रहे हैं जो कि कहते रहे हैं कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाउ विल बी कंट्रोल इमिग्रेशन इन अवर कंट्री एंड प्रमोट अमेरिका फर्स्ट इनोवेशन व्हेन ट्रंप अपॉइंटेड दिस गाय हु वांट टू रिमूव ऑल रेस्ट्रिक्शंस ऑन ग्रीन कार्ड कैप्स इन यूनाइटेड स्टेट सो दैट फॉरेन स्टूडेंट्स, जो कि ऑलरेडी 78% सिलिकॉन वैली में जॉब कर रहे हैं, वो अमेरिका आ सकें। ये आदमी जो नियुक्त किया है, ये पहले से ही कहता आया है कि सारे प्रतिबंध हटा दो, अमेरिका में विदेशियों को आने दो, उन्हें नौकरी करने दो। बोले ऐसे में ये व्यक्ति अमेरिकन को कैसे नौकरी करने देगा? ऑलरेडी सिलिकॉन वैली में 78% लोग बाहर से आकर नौकरी कर रहे हैं, ऐसे में हम अमेरिकियों को कहां मौका मिलेगा? इस महिला ने इस तरह की बातें लिखी और कहा कि जो अमेरिका से ही साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स यानी स्टेम पढ़े हुए लोग बाग हैं, उन्हें जॉब कहां ही मिलेगा, क्योंकि H1B वीजा से जो स्किल्ड लेबर इंडिया, चाइना, फिलीपींस से जा रही हैं, उनमें से मैक्सिमम 70% इंडिया से हैं। वो तुलनात्मक रूप से सस्ते दामों पर काम करने को तैयार होते हैं। यह व्यक्ति खुद कह रहा है कि उन्हें और आने दो, तो हम लोगों को नौकरी कहां से मिलेगी? इसका दर्द फूट पड़ता है। इसके इस दर्द के फूटने से बहुत सारे और प्रश्न खड़े होते हैं। ये लिखती है कि आज, और आप कहेंगे सर इसकी बात को इतनी वैल्यू क्यों? मैं अकेला वैल्यू नहीं दिया, खुद इसकी बात को एलन मस्क ने वैल्यू दी है। और मस्क की वैल्यू कितनी मायने रखती है समझिए कि वो वहां के डॉजी डिपार्टमेंट के अंदर है, जिसकी जिम्मेदारी है कि ट्रंप के बाद सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जिसे संभालना है। तो इसी से सारी बहस शुरू हुई, तो उस बहस को आगे आपको भी सुनना चाहिए। फिर यह महिला कहती है कि आज H1B वीजा सुपर जीनियस इंजीनियर, जो आज इसमें लिखा है टुडेज H1B वीजा सुपर जीनियस इंजीनियर इज टुमारोज चेन माइग्रेशन सुपर स्प्रेडर who bring in 100 welfare dependent family members। तो बोले आज जो H1B वीजा का सुपर जीनियस इंजीनियर आ रहा है अमेरिका में, वो सुपर स्प्रेडर है। क्यों? क्योंकि उसके साथ परिवार आना अलाउड है, फिर वो परिवार लाता है, फिर इनविटेशन पर और लोगों को अमेरिका बुलाता है। तो इस तरीके से अगर ऐसे लोग आएंगे जो कि पहले से ही इंडिया में रहकर काम कर सकते हैं, तो उन्हें बुलाने की जरूरत क्या है? आज के समय में दूर से यानी वर्क फ्रॉम होम किया जाना संभव है। आर्टिफिशियल एजेंट्स की आज के समय में काम हो रहे हैं, एआई एजेंट्स काम कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत क्या है इंडिया से लोगों को यहां बुलाने की? उन्हें इंडिया में ही रहने दो, वहीं से काम करा लो, उन्हें बुला क्यों रहे हो? लॉला उमर की यह बात निकलकर वायरल होने लगी। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग उतर आए और उन्होंने खूब जबरदस्त तरीके से भला बुरा कहना शुरू कर दिया कि ट्रंप महोदय ने कहा कुछ था,
हो कुछ रहा है। वो कह रहे थे विदेशियों को नहीं आने देंगे, ऐसे आदमी को बिठा दिया जो खुद H1B वीजा से आया था, आज अमेरिकी नागरिक बन गया है और अब वो इस तरह के और लोगों को आने देना चाहता है। लेकिन इसी बीच में एक बड़ा सवाल आपके दिमाग में भी आने लगता है कि एक बात बताओ, ये तो घनघोर बेइज्जती है भारतीय लोगों की। क्या बात की बेइज्जती है? कि हम लोग वहां जा रहे हैं, हमारे जाने का वहां के लोग विरोध कर रहे हैं, ट्रंप वहां पर हमारे खिलाफ पॉलिसी लाना चाहते हैं और हम उस सेशन को सुन रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारा सेल्फ एस्टीम क्या कहता है? देखिए, तो इसमें बहुत सारे पक्ष हैं, लेकिन फिर भी कुछ पहलुओं पर बीच में रुककर चर्चा हो जाए तो आपको विषय वस्तु समझने में आसानी होगी। पहले अमेरिकी पर्सपेक्टिव समझते हैं, फिर इंडियन पर्सपेक्टिव पर आएंगे। देखिए, अमेरिका की वर्तमान स्थिति क्या है, जैसे एक अमीर आदमी की होती है। आज अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है और पावरफुल और पैसे वालों की आदत यह होती है कि अगर उन्हें कोई यह भी कह देना कि मेरे हिस्से का तुम नहा लो, तो वो शायद किसी और व्यक्ति को नहलाकर भी उसका सुख ले सकते हैं। आज अमीरों में आप देखें तो उनके घर में बागबानी करने से लेकर, सब्जी साफ करने वालों से लेकर, ड्राइविंग से लेकर, गार्ड से लेकर, घर में जितने भी प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव काम है उनके लिए ये आदमी रखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने इतना कमा लिया है कि अब वो केवल दिमाग चलाकर बस उस पैसे से और पैसा बनाने में फोकस कर रहे हैं। तो अमेरिका दुनिया में ऑलरेडी एक ग्रेट कंट्री बनकर के अपने उस पैसे का आनंद ले रहा है। ऐसे में अमेरिका के बहुत से लोग जो अमेरिका की इस विलासिता की जिंदगी को जी रहे हैं, उन्हें काम करने की आदत छूट गई। काम करने की आदत छूट गई, ऐसे में उन्हें काम करने के लिए एक आदमी की जरूरत है और वो आदमी बहुत जबरदस्त टैलेंटेड हो। जैसे मैं अपनी बात आपको बताता हूं कि अगर मुझे भी कोई अच्छा काम करने का सहयोगी मिले, मेरी टीम के अंदर मेंबर जुड़े, तो वो मेरी भी कैपेसिटी बढ़ाता है, वो मुझे मजबूती देता है, मेरे काम के अंदर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके देता है। मुझे टैलेंट ढूंढने में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? मेरे जैसे तमाम भारतीयों को, क्योंकि कहीं ना कहीं टैलेंट अच्छे की तलाश में किसी और बेहतर शहर में तमाम प्रकार की सुविधाओं के लिए शिफ्ट कर गया है। और भारत का जो बेस्ट टैलेंट है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में अमेरिका सेटल कर गया है। और अमेरिका सेटल करने का उसका कारण यह है कि उसे भारत में उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज या उसके टैलेंट की उतनी वैल्यू नहीं मिल रही जितनी वैल्यू अमेरिका उसे पे कर रहा है। तो अमेरिका को जरूरत है ऐसे लोगों की जो बुद्धिजीवी हों। तो अमेरिका खुद एक ऐसा स्थान बन गया जहां ऑटोमेटिक दुनिया का जबरदस्त ब्रेन जाकर स्टे कर रहा है। और वहीं भारत मजबूर कंट्री बन गया क्योंकि अपने देश में अपने ही टैलेंट को रोकने की कैपेसिटी हमारे पास नहीं बची। अगर हमारा टैलेंट कुछ कर भी लेता है तो निर्मला ताई जाग जाती हैं। पॉपकॉर्न पर 3 तरह के टैक्स लगाने वाली निर्मला ताई उठ करके उस कमाने वाले व्यक्ति से भी तमाम प्रकार के टैक्स, कि तूने पहले कमाया उस पर टैक्स दे, कमा के घर खरीदा तो उस पर टैक्स दे, घर को तूने बेचा तो उस पर टैक्स दे, घर पर तूने रेंट कमाया तो उस पर टैक्स दे, तू मुझे टैक्स दे, तू मुझे टैक्स दे, तू मुझे टैक्स दे, और कमाने के मुझसे विकल्प मत मांग। तूने अगर टैक्स पे भी कर दिया तो बेंगलोर के 3 घंटे के जाम में तू सुबह रहे, शाम को 3 घंटे के जाम में जाकर तू घर जा। तेरे को घर पर कोई धमकी दे दे, कोई भी भाई गली का गुंडा लुच्चा लपंगा, तो उसे झेल, क्योंकि पुलिस अपने काम में बिजी है। तुझे हेल्थ चाहिए तो बढ़िया सा तू इंश्योरेंस ले। तो इस प्रकार की तमाम चीजों को देखकर भारत का बढ़िया जो ब्रेन है, जो कमा सकता है, वो भारत छोड़कर जा रहा है। हर साल मिलेनियर्स में लगभग 5,000 मिलेनियर्स भारत छोड़ रहे हैं। बढ़िया ब्रेन यहां से छोड़कर बाहर जा रहा है कि यहां पर हमें कोई उम्मीद नहीं है, यहां पर बस लाकर बढ़िया सा कोठी बना देंगे, बढ़िया कोई फार्म हाउस खरीद लेंगे, ताकि लोगों को लगता रहे कि हम अमेरिका में कुछ मचा रहे हैं। खैर, आज की स्थिति पे फिर वापस लौटते हैं। तो ये जो बुद्धिजीवी लोग यहां से अमेरिका गए, इससे अमेरिकियों को दिक्कत होने लगी। क्यों? क्योंकि इंडिया का बेस्ट ब्रेन वहां पहुंच गया था। इससे दिक्कत जिन्हें होने लगी वो लोग भी असल मायने में जॉब की तलाश में ही थे। अमेरिका में वो भी चाहते थे कि उनका नाम भी सत्या नडेला की तरह आए, सुंदर पिचई की तरह आए, उनका नाम भी रामाकृष्णन की तरह आए, उनका नाम भी रामास्वामी की तरह आए। तो ऐसे में वो लोग इनसे चिढ़ने लगे। जब चिढ़ने लगे तो इनका विरोध होना शुरू हुआ। इसी विरोध का मुखौटा बने ट्रंप। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे लोगों को नहीं आने दूंगा। हालांकि भारतीय अमेरिका का मुश्किल से 2% पॉपुलेशन का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी
कम संख्या में लोगों को टारगेट करना आसान है, उससे वोट यूनाइट अच्छे से होते हैं। ट्रंप ने वही किया, मुखौटा बने, चुनाव जीते। लेकिन इसी बीच में रामास्वामी का जो विरोध हुआ, यह विरोध ना तो एलन मस्क से देखा गया और ना ही एलन मस्क के पेपल के सहयोगी डेविड सैक से। असल में क्या है कि जो ये जो अपने रामाकृष्णन जो एआई के एडवाइजर बन रहे हैं, ये एआई एडवाइजर बन रहे हैं डेविड सैक की सहायता करने के लिए। देखिए क्या है, जैसे ट्रंप है तो ट्रंप के सहयोगी बनेंगे डेविड सैक। डेविड सैक कौन है? तो पेपल नाम की एक कंपनी है। अब पेपल क्या है इसको ऐसे समझिए, जैसे इंडिया में रेजर पे काम करता है। रेजर पे एक पेमेंट गेटवे है। अगर आप हमारा कोई कोर्स परचेज करते हैं तो हमारे पेमेंट गेटवे में हमने रेजर पे लगा रखा है, तभी जाकर हमारे पास पैसे आते हैं। ऐसे ही अमेरिका में पेपल नाम से एक पेमेंट गेटवे चलता है। उस पेमेंट गेटवे को बनाने वाला डेविड सैक है, जिसने एलन मस्क के साथ मिलकर बनाया था। अब डेविड सैक करता क्या है वर्तमान में? इनको ट्रंप की ही कैबिनेट में जगह दे दी है। कैबिनेट ना कहें तो एडवाइजरी बोर्ड में जगह दे दी है। ट्रंप के साथ ये रहेंगे और उन्हें बहुत सारी सलाह देंगे। तो इनको सलाह देने का काम, इन डेविड सैक के साथ सहयोगी का काम रामाकृष्णन करने वाले हैं, जिनको लेकर विवाद छिड़ा है। तो डेविड सैक निकलकर बाहर आए। इन्होंने कहा कि देखो, रामाकृष्णन की बुराई करने वालों, पहले तो यह जान लो कि वो व्यक्ति खुद भारतीय है, खुद अमेरिकन है। वो भारतीय मूल का है लेकिन अब वो अमेरिकन है, नंबर 1। नंबर 2, उसने कभी भी यह नहीं कहा कि H1B वीजा पर से कैप हटा दो। उसने यह कहा कि टैलेंट को आने दो। असल में अमेरिका में बवाल इस बात का है कि रामाकृष्णन के पुराने बयान लोग निकाल कर ला रहे हैं कि देखो, ये वो व्यक्ति है जो कहता है कि ज्यादा संख्या में H1B वीजा को दे दो, ज्यादा संख्या में लोगों को आने दो। जबकि इन्होंने क्लियर करते हुए कहा कि वो कहता है मेरिटोक्रेसी के आधार पर अगर टैलेंट आना चाहता है तो टैलेंट को आने दो, कंट्री कैप मत लगाओ। जैसे आज इंडिया को 10 में से 7 ही वीजा मिल रहे हैं, 10 के 10 नहीं मिल रहे हैं, जबकि टैलेंट भारत सबसे ज्यादा भेज सकता है। तो बोले इसके ऊपर से टैलेंट का बार वो हटा दो, कंट्री कैप हटा दो, टैलेंट को आने दो। तो इन्होंने उनका समर्थन किया। और ट्रंप के कुछ समर्थक जैसे लॉरा रूमर और मैट गेट्स जैसे जो लोग हैं वो इनके खिलाफ हो गए। तो बोले भाई साहब, आप लोग तो इसके पक्ष में उतरेंगे ही क्योंकि ये आपके साथ है। ये हेडलाइन बन जाती है कि एलन मस्क और लॉरा रूमर की हो गई लड़ाई। अच्छा, इस लड़ाई में एक इंटरेस्टिंग बात यह भी थी कि डेविड सैक की जो तमाम बातें हैं, वो डेविड सैक की बातें कहीं ना कहीं एलन मस्क की ही बातें मानी गई कि एलन मस्क के मित्र हैं और एलन मस्क ने ही डेविड सैक को नौकरी दिलाई है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। तो यह समझा जाए कि वो एलन मस्क ही बोल रहे हैं। जैसे 3 इडियट में डायलॉग नहीं है, बोल ये रहे हैं, शब्द हमारे हैं। तो बिल्कुल वैसे ही माना गया कि बात रामाकृष्णन के लिए हो रही है लेकिन बोल एलन मस्क ही रहे हैं। लॉरा रूमर फिर नहीं रुकी, ये फिर से निकल कर आई। तो इन्होंने कहा कि देखो भाई, हम आपकी बात समझते हैं लेकिन हमें एलन मस्क आपसे भी एक बात समझनी होगी, और वो ये है कि आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया चुनाव में सहयोग करके। आपने मुश्किल से 200-250 मिलियन डॉलर दिए हैं, जो कि 2000 करोड़ रुपए के आसपास हैं। ऐसे बहुत लोगों ने ट्रंप की मदद की है और आप ट्रंप से उससे ज्यादा कमा लोगे। ऐसा में आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया ट्रंप की मदद करके, जो आप इतना उखड़ रहे हैं। तो साहब, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की एलन मस्क से लड़ाई चल रही है। एलन मस्क जो हैं वो इस बारे में चुपचाप सुन रहे हैं, कोई बात नहीं। इसके साथ साथ कुछ और लोग भी उतर कर आ गए और कहने लगे कि हां भाई एलन मस्क, बात तो सही है, आप ट्रंप का दुरुपयोग ज्यादा करने वाले हैं। इस बात पर एलन मस्क का साफ बयान था, और वो बयान ये था कि देखो भाई, मैं खुद दक्षिण अफ्रीका से चलकर अमेरिका आया था। अगर अमेरिका टैलेंट को अपने यहां नहीं आने देता तो अमेरिका आज ग्रेट नहीं बनता। अमेरिका दुनिया में ग्रेट क्यों है? क्योंकि अमेरिका का जो बेंगलोर है वो उनका सिलिकॉन वैली है। जैसे इंडिया में आज सिलिकॉन वैली बेंगलोर कही जाती है, इंडिया के बड़े बड़े जो स्टार्टअप्स हैं वो सब बेंगलोर में बैठे हैं। ऐसे ही इंडिया के बड़े बड़े स्टार्टअप्स बेंगलोर में बैठे हैं, ऐसे ही अमेरिका के जितने भी टॉप स्टार्टअप्स हैं वो सिलिकॉन वैली में बैठे हैं। तो बोले मैं आ पाया क्योंकि मुझे H1B वीजा से आ सकने की इजाजत थी। बाहर के लोग अगर टैलेंटेड अमेरिका आएंगे, वही अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे। क्योंकि आज अमेरिका, जहां फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, इनकी वजह से दुनिया पर राज कर रहा है,
आने वाले समय में एआई की वजह से करेगा। एआई भी अमेरिका ने दिया है और ये सब सिलिकॉन वैली से निकल रहे हैं और सिलिकॉन वैली में 78% इंडियन काम कर रहे हैं, या फिर कहिए तो H1B वीजा से आए हुए लोग काम कर रहे हैं। तो भैया बात ऐसी है कि आप उन पर रोक मत लगाओ, वो लगा दिया तो अमेरिका की महानता खत्म हो जाएगी। आप मना करेंगे तो उस टैलेंट को लेने के लिए दुनिया भर के देश बैठे हैं। और आप यकीन मानिए ये सच्चाई भी है कि अमेरिका के उस टैलेंट को आकर्षित करने के लिए चाइना कितना भी पैसा पे करने को तैयार है। अभी इंडियंस ने चाइना का रुख नहीं किया है। यह बड़ा ही आयरनिक है कि इंडिया के जितने भी आईआईटीएंस निकल रहे हैं उनमें से कोई चाइना जॉब नहीं मांग रहा है। अगर वो चाइना की तरफ मुड़ गए तो निश्चित ही अमेरिका का पतन होना तय हो जाएगा। अगर वो यहां से जापान की तरफ मुड़ गए या सिंगापुर की तरफ मुड़ गए कि हम नहीं जा रहे, हम कहीं और जाकर उसे ग्रेट बनाएंगे, इंडिया रहने लायक नहीं है, कोई बात नहीं, दुबई चले जाएंगे क्योंकि दुबई में टैक्सेशन नहीं है, सिक्योरिटी इतनी कि आप अपना बटवा रखकर मोबाइल रखकर चले जाइए, शाम को आइएगा तब भी वो वहीं मिलेगा, तो बोले हम वहां चले जाएंगे। तो इस तरह से अमेरिका ना जाकर कहीं और जाने के लिए अगर टैलेंट ने रास्ता बदल दिया तो अमेरिका के साथ बहुत बुरा होने लग जाएगा। एलन मस्क इस तरह से सामने निकल आए। एलन मस्क किस तरह से बाहर निकल कर आए तो लॉरा लूमोर का इस बीच में ट्विटर का जो वेरीफाइड अकाउंट है वो हट गया। जब वेरीफाइड अकाउंट हट गया तो फिर वो बोली कि देखा एलन मस्क ने मेरा वेरीफाइड अकाउंट भी गायब कर दिया। इस बात पर फिर डेविड सैक निकल कर आए। मतलब बात इस तरह से चल रही है कि डेविड सैक एलन मस्क के बिहाफ पर बोल रहे हैं, फिर एलन मस्क आकर बोल रहे हैं, फिर लॉरा लूमोर फाइट लेकर चल रही है और अखबारों की हेडलाइंस बन रही हैं। तब डेविड सैक बाहर निकलकर आते हैं कि मैडम थोड़ा शांत रहिए, आप भूल गई वो दिन जब ट्विटर ने आपको, जब पहले जब ट्विटर एलन मस्क के पास नहीं हुआ करता था, आपको तो टर्मिनेट कर दिया था ट्विटर ने, आपको अकाउंट से ही बाहर निकाल दिया था। उस समय पर यही रामाकृष्णा थे जिन्होंने आपको ट्विटर पर वापस लाने के लिए ट्विटर खरीदने की नीति एलन मस्क को दी थी। एलन मस्क इन्हीं के चलते ट्विटर को वापस से ग्रीन बैज होल्डर बना पाए, वापस से लोगों को ला पाए। भाई डेविड सैक ने बुरी तरह से लॉरा लूमोर की जो है बेइज्जती कर दी और उन्होंने पुराने ट्वीट निकालकर दे दिए कि मैडम ये 2018 ही था जिसके अंदर आप कह रही थी कि मुझे बाहर निकाल दिया था, और ये 2022 है मैडम जिस समय आप बड़ी खुश हो रही थी कि थैंक यू एलन मस्क, आपने ट्विटर खरीदकर मुझे ट्विटर पर वापस ला दिया, जो कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ट्रंप के साथ सोचते थे। और देखिएगा ये श्री रामाकृष्णन है जो ट्विटर को खरीदने में मदद दिलवाए थे। ट्विटर पर आज जितने भी वेरीफाइड बैजेस हैं वो असल में इन्हीं की क्रिएटिविटी है, जिसके कारण एलन मस्क ने इन्हें अमेरिका के ट्रंप शासन में सहयोग दिलवाया है। तो भाई कुल मिलाकर के ये बात निकलकर बड़ी बहस में बदल गई और बड़ी बहस बढ़ते बढ़ते पहुंची विवेक रामास्वामी के पास। ये कौन है साहब? असल में अगर आपको डॉजी डिपार्टमेंट याद हो, डॉजी डिपार्टमेंट बोले तो इस समय अमेरिका के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस के नाम से, या फिर कहिए तो इसका कुछ अच्छा नाम रखा था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के नाम से एक डिपार्टमेंट बना है। इसका काम क्या है? इसका काम है अमेरिका के प्रशासन की खर्चे को कम करना। मस्क और रामास्वामी मिलकर अमेरिकी सरकार के $2 ट्रिलियन हर साल बचाने का टास्क दिया गया है। एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है जिसमें ये दोनों लोग बैठेंगे। विवेक रामास्वामी पहले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हुआ करते थे। ट्रंप ने उन्हें बिठा दिया था यह कहकर के कि जब मैं राष्ट्रपति बनूंगा तुम्हें कोई अच्छा पद दिलाऊंगा। ये भारतीय मूल के ही हैं लेकिन अब अमेरिकी नागरिक हैं। अब ये अमेरिका की ही बातें बोलते हैं, लेकिन फिर से ये H1B वीजा के पक्ष में कितनी बड़ी बात बोले कि वो ट्विटर पर इतनी वायरल हुई कि ये 112.2 मिलियन बार देखी जा चुकी है। मतलब इसका रीच हाईएस्ट एवर रीचेस में शामिल होने जा रहा है। क्या बोले ये बात मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं। इन्होंने कहा, ये हिंदी में है, ट्रांसलेशन है, पूरा अंग्रेजी में इन्होंने बहुत सारा ज्ञान दिया है। यहां पर ज्ञान को हिंदी में यह कहा गया है कि अमेरिका का पतन क्यों हो रहा है, पहले यह पहचाने। क्योंकि अमेरिका के लोग काम करना बंद कर दिए हैं और वो अपने बच्चों को एजुकेशन के नाम पर अगर दिखा रहे हैं तो वेब सीरीज या फिर एजुकेशन के नाम पर टाइम पास कर रहे हैं। ऐसे में जो लोग आज आकर अमेरिका को नौकरी दे रहे हैं या अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, जो अमेरिका को ग्रेट बना रहे हैं, उन लोगों ने अपनी बहुत सारी मेहनत इस पढ़ाई पर झोंकी है जिस पढ़ाई से अमेरिका ग्रेट बन रहा है। तो केवल इस बात का घमंड पालना कि हम अमेरिकन्स हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये जान लें कि आपके ग्रेट होने में किन्हीं बाहर के लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उनसे नफरत करने से बेहतर है उनके साथ कॉम्पीट करें,
कुछ बड़ा अपने आप को बनाने पर ध्यान दें। विवेक रामास्वामी की यह बात अगेन एक तरह से ट्रंप के खिलाफ गई, क्योंकि ट्रंप भी उस थॉट के थे कि H1B वीजा से लोगों को क्यों आने दिया जाए। तो उन्हीं के डिपार्टमेंट के अंदर एलन मस्क, डेविड सैक, रामाकृष्णन, एलन मस्क, जो ट्रंप ने लोग बिठाए वो सब की सब इसके खिलाफ निकल गए कि सर नहीं, हम बाहर से आते हुए लोगों को नहीं रोकना चाहते। हम नहीं रोकना चाहते तो लोगों ने भारतीयों की बेइज्जती करना शुरू किया। बहुत सारे सोशल मीडिया पर इस तरह के फोटोज आने लगे, क्योंकि हम भी तो चित्र विचित्र हैं, हम भी तो इस तरह की हरकतें करके नाम कमाते हैं कि हमारे देश में टैलेंट के साथ साथ बहुत सारा ऐसा भी मटेरियल है जिसे देखकर खुद घिन आने लगती है कि यार ये हम में से ही है क्या। और हम में से ही है क्या, तो ये तस्वीरें आप देखें, जहां पर ये तस्वीर दिखाकर अमेरिका में लोग हमारी मजाक बना रहे हैं कि ये लो H1B वीजा के लिए हम इंडिया से लोगों की ट्रेन चल दी है। आप इस तस्वीर को आप बांग्लादेश की ट्रेन मान लें, आप इंडिया की ट्रेन मान लें, ऐसी अक्सर हमारे देश के अंदर त्योहारों पर सीजन देखने को तस्वीरें जनरली मिल जाया करती थी जब इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं थी। लेकिन अब हमको इसको दिखाकर चिढ़ाया जा रहा है। इवन हमें इतना भला बुरा कहा जा रहा है कि हमारे देश के लोग यानी इंडिया के वो लोग हैं जो कि गोरी महिला को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, ये वो लोग हैं जिनका कोई ईमान धर्म नहीं है, ये गैर सिविलाइज्ड लोग हैं। जबरदस्त तरीके से ट्रोलिंग इंडियंस की चल रही है कि ये इंडिया वाले H1B वीजा के लिए मरे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसे कुछ नहीं करना वो ट्रोलिंग ही कर ले। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि आज अमेरिका की पॉपुलेशन अगर लगभग 34 करोड़ के आसपास है तो उनमें से 13.8% नेशनल्स ऐसे हैं जो अमेरिका में बाहर से आकर बसे हैं, और इनमें से लगभग 2.8% लोग ऐसे हैं जो कि अमेरिका में भारत से आकर बसे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो बाहर से आकर बसे लोग हैं उनमें से भारत के लोगों ने कंट्रीब्यूट कितना किया है, जिनसे वो लोग चिढ़ते हैं। क्योंकि आज अमेरिका की असली पहचान सिलिकॉन वैली से है, और उस सिलिकॉन वैली में भारतीयों ने कितना मचाया हुआ है उसका अंदाजा आप यहां से लगाइए। इंडियन डायस्पोरा जो अमेरिका में इस तरह रह रहा है, 5.1 मिलियन, लगभग 51 लाख इंडियन अमेरिकन जो वहां पर हैं वो यहां पर रहता है, और ये इंडियन डायस्पोरा लगभग 1.5% उनकी कुल पॉपुलेशन का बनाता है। 45% of migrated to US after 2010 while around 30% moved before 2000। तो हम आज के नहीं गए हैं, हम में से 30% लोग जो हैं वो 2000 से पहले ही चले गए थे। आज अमेरिका में अगर 648 स्टार्टअप्स हैं जो यूनिकॉर्न बने हैं तो उनमें से 72 यूनिकॉर्न इंडियन माइग्रेंट्स ने बनाए हैं। यानी इंडिया के लोग जो वहां गए हैं उन्होंने $1 बिलियन से ऊपर की कंपनी बनाई है जिसकी नेटवर्थ $195 बिलियन है। एक यूनिकॉर्न बनने का मतलब $1 बिलियन होता है। 72 यूनिकॉर्न ने $195 बिलियन की कंपनीज बनाई हैं। इसका मतलब वैल्यूएशन जबरदस्त है। इसका मतलब यह समझिए कि ये अपने आप में जॉब भी क्रिएट कर रही होंगी। तो ऐसे इंडियंस के द्वारा बनाए गए अमेरिका में स्टार्टअप्स ने 55,000 लोगों को रोजगार दिया है। आज अमेरिका में जो होटल्स चल रही हैं उनमें 60% होटल्स इंडियंस के द्वारा होल्ड की जा रही हैं, जो कि लगभग $700 बिलियन का सालाना रेवेन्यू जनरेट करके अमेरिका को देती हैं। इतना ही नहीं, लगभग 40 लाख लोगों को होटल इंडस्ट्री जो इंडियंस द्वारा चलाई जा रही है वो अमेरिका में रोजगार देती है। 35 से 50% जितने भी यहां पर कन्वीनियंस स्टोर अमेरिका में बने हैं वो इंडियन अमेरिकन के द्वारा होल्ड किए जाते हैं, जो कि 300 से लेकर 450 500 बिलियन डॉलर तक हर साल रेवेन्यू जनरेट करते हैं। $300 बिलियन का कंट्रीब्यूशन टैक्स रेवेन्यू में है इंडियन अमेरिकन के द्वारा, जो वहां पर हर साल टैक्स दिया जाता है। 13% जो अमेरिका में साइंस जर्नल प्रकाशित होते हैं उन जर्नल्स में इंडियन ओरिजिन के यूएस लोग शामिल हैं जो यूएस में गए थे। अमेरिका के अंदर हो रही रिसर्चेस में इनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज 50 में से 35 कॉलेजेस ऐसे हैं जहां इंडियन अमेरिकन लीडरशिप रैंक्स हैं, चाहे वहां पर डीन हो या चांसलर हो या फिर वो किसी डायरेक्टर कॉलेज के अंदर बैठे हुए लोग हों। आज 34 में से 28 स्क्रिप्स स्केलिंग बीज विनर जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं। $3 बिलियन डोनेशन
इंडियन अमेरिकन यूएस यूनिवर्सिटीज को वर्ष 2008 के बाद दे चुके हैं। 1.5 से 2 बिलियन डॉलर एनुअली कंट्रीब्यूट करते हैं इंडियन अमेरिकन वहां पर चैरिटी में। इसका मतलब यह हुआ कि जो इंडियन यहां से गए उन्होंने अमेरिका को आबाद कर दिया। आज अमेरिका जो बड़े बड़े यूनिकॉर्न लेकर चल रहा है, या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े सीईओ सुंदर पिचई, सत्ता नडेला जैसे लोगों को लेकर चल रहा है, वो कभी H1B वीजा पर ही गए भारतीय थे, जिन्हें भारत को कद्र नहीं कर पाया, लेकिन वो जहां गए उसको अमेरिका को ग्रेट बना दिया। और बने हुए अमेरिका ने उन्हें क्या दिया, उसका आप अंतर देखें। आज जब H1B वीजा से कोई भारतीय वहां जाता है, जो बढ़िया टॉप IITN IIM से पढ़ा बच्चा है, वो यहां से जाता है तो वहां की एवरेज सैलरी से निश्चित ही कम दाम पाता है। एवरेज अगर कोई टेक्निकल लीड में गया हुआ व्यक्ति है तो वो लगभग 50% कम पैसे पर वहां काम करता है, लेकिन वो भी भारत में मिलने वाले पैसे से कहीं ज्यादा होता है, इसलिए वो काम करने जाता है। तो अक्सर हर नौकरी में उसे भारत से कम दाम, मतलब अमेरिका के जो लोकल लोग हैं उनसे कम पैसा मिलता है, फिर भी वो जाता है क्योंकि भारत से ज्यादा है। लेकिन वहां पर अमेरिकन कंपनी उसे इसलिए लेती हैं क्योंकि एक तो टैलेंट है और दूसरा सस्ते में है, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है, इसलिए वहां जाना इंपॉर्टेंट होता है। एक अमेरिका के साइंटिस्ट हैं, जो फिजिसिस्ट हैं, मिशियो काकू, उन्होंने 2011 में एक जबरदस्त बयान दिया था जो हाल ही में गजब वायरल हो रहा है। इस बयान को आपको जरूर सुनना चाहिए। इस बयान में उन्होंने कहा था कि अमेरिका के पास एक सीक्रेट वेपन है जिसका नाम है H1B वीजा। अगर इनसे यह छीन लिया जाए तो अमेरिका ग्रेट कभी नहीं बचेगा, क्योंकि इनके पास उस वीजा की ही यह ताकत है कि टैलेंट इनके पास चला आता है और ये टैलेंट इन्हें ग्रेट बनाता है। अगर ये टैलेंट छिन जाता तो सोचिए कि क्या एलन मस्क कभी अमेरिका आते, क्या सुंदर पिचई कभी अमेरिका आते। तो बोले इनसे इस सीक्रेट वेपन को छीनना है, दुनिया इनकी काबिलियत को इनसे छीन ले जाएगी। जिस दिन ये टैलेंट मुड़कर दूसरे देशों में चला गया, अमेरिका उस दिन ग्रेट नहीं बचेगा। हर अमेरिकन को इन फिजिसिस्ट का बयान जरूर सुनना चाहिए, संभवतः उन्हें इसका फायदा हो। फिर बात करी एलन मस्क के बारे में, तो एलन मस्क ने फाइनली इस पूरी कहानी पर क्या कहा, तो उन्होंने ये कहा कि इजीली फिक्स्ड बाय रेजिंग मिनिमम सैलरी सिग्निफिकेंटली एंड एडिंग ईयरली कॉस्ट। अगर आपको लगता है कि H1B वीजा नहीं देना, मत दो, आप एक काम करो, तनख्वाहें बढ़ा दो और साथ ही साथ में आप अपने लोगों को उतना पैसा देने के लिए तैयार हो जाओ, ये मैनेज हो जाएगा। लेकिन एक बात यहां जानने योग्य है, और वो ये है कि आज एलन मस्क खुद इस बात को मानते हैं कि अमेरिका केवल क्रिटिकल लोग जो स्पेस एक्स को या टेस्ला को बनाकर चल रहे हैं, उसमें बड़ी संख्या में एलन मस्क कहते हैं कि आज अगर मैं ग्रेट हूं और मेरे साथ लोग जुड़े हैं, तो उसमें बड़ी संख्या में लोग वो हैं जो कि H1B वीजा से यहां आकर पहुंचे हैं। तो एलन मस्क खुद सपोर्ट करते हैं कि अगर H1B वीजा नहीं होता तो मेरे पास इतना टैलेंट नहीं आता। तो जरा चेक कर लेते हैं, एलन मस्क की कंपनी के अंदर इस समय वैभव तनेजा टेस्ला के अंदर उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनकर बैठे हैं। वहीं सैमन शेट्टी इनके यहां पर टेस्ला के अंदर 2016 से काम कर रहे हैं, टेस्ला मोटर को संभाल रहे हैं। अशोक एलुस्वामी इनके पहले एम्प्लॉई हैं जो ऑटो पायलट टीम में 2021 में शामिल हुए थे। ऐसे ही ध्रुव लोया बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं जो इनके साथ काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम वो इंडियंस हैं जो बड़ी की पोजीशंस पर टेस्ला के साथ या स्पेस एक्स के साथ काम कर रहे हैं। तो निश्चित ही एलन मस्क अपने एम्प्लॉइज के लिए और अपने टैलेंट के लिए ट्रंप से लड़ जाएंगे। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनका झगड़ना हमारे लिए कितना